नेशनलिज्म इन एंड इम्पीरियलिज्म। क्लास 10 हिस्ट्री में अभी तक हमने जो है चैप्टर 1 के सारे 5 टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा है। जैसे सबसे पहले हमने ये जाना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, दैन उसका आइडिया पूरे नेशन में कैसे स्प्रेड हुआ। फिर हमने जो है उसमें आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे आपका यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, देन ये रिवॉल्यूशन का जो एज था 1830 से 1848 के बीच, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। फिर हमने जाना कि जर्मनी और इटली का कैसे फॉर्मेशन हुआ। देन हमने विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में समझा, यानी कि किसी नेशन को जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हमें जानना है अब नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म का जो सेंस है ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही वीडियोस में बताती आ रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब आपके अंदर क्या होना चाहिए, देशभक्ति की भावना। ये है आपका नेशनलिज्म। एंड इम्पीरियलिज्म का जो आपका सेंस है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को समझना पड़ेगा। बट एक हल्का सा आपको मैं क्लू देती हूँ कि किसी भी नेशन को फोर्स या फिर आर्मी की हेल्प से स्प्रेड करना, बढ़ाना, ठीक है। नेशन के स्टेट्स को, उसकी बाउंड्री को एक फिक्स रीजन में क्या कर देना, बढ़ाना। ये एक तरह का आइडिया है इम्पीरियलिज्म का। देन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retain its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but become a narrow creed with limited ends. यहाँ पर क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर 19th सेंचुरी में जो आपका क्वार्टर मीन्स आपकी जो लास्ट क्वार्टर जो स्टेज बची थी, वहाँ पर क्या हो चुका था कि ये जो नेशनलिज्म है, अभी तक जो स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी में था कि सबके अंदर नेशनलिज्म का मतलब है कि सबके अंदर बहुत वहाँ पर जो है नेशन के लिए एक अच्छी फीलिंग हो। यहाँ पर जो है लास्ट की एंडिंग होते होते जो है सबके अंदर इसका सेंस जो है वो बदल चुका था। इनके अंदर जो है नेशनलिज्म के लिए यहाँ पर जो है लिबरल और डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट है वो पहले के जैसे नहीं रहे, यानी सबके माइंड जो है चेंज हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जिसको जो इंडिपेंडेंट मिला तब सब तो हैप्पी थे, लेकिन बट अब सबका माइंड धीरे धीरे चेंज होने लगा। जैसे होता है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते, बट जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि स्टार्टिंग में तो लोगों ने नहीं इसके बारे में ध्यान दिया, लेकिन बाद में सबके सेंस क्या होने लगे, चेंज होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंग इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो द वॉर। यहाँ पर क्या हुआ कि इसी बीच में क्या होने लगा कि नेशनलिज्म जो है एक दूसरे के लिए क्या होने लगे, लड़ने लगे, ठीक है। वहाँ पर जो है हमेशा जो है एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार होने लगे कि ठीक है, हमें जो है अपने नेशन की बाउंड्री को इंक्रीज करना, चाहे कैसे भी हो करना है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपुल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पेरियलिस्ट एम्स। यहाँ पर क्या है कि साथ ही जो यूरोपियंस थे उसने भी अपने जो है सोसाइटी के जो एम है उसके लिए क्या किया, अपनी मतलब कि अपनी एम्स को और ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि हमें जो है नेशन को अभी और ज़्यादा क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ जैसे आपको पता होगी कि जो चीज़ आपको जैसे अच्छी लगती थी कि उसको अचीव करने के लिए जो है हर कोई उसके आगे पीछे घूमता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे एक नेशन के लिए भी था। यहाँ पर एक ऐसा नेशन था जिसको अचीव करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो उसके आगे पीछे घूम रही थी, और उस नेशन का नाम है बाल्कन, ठीक है। बाल्कन्स क्या है, एक ऐसा नेशन है जिसको अचीव करने के लिए जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1870 के बाद यूरोप में जो है यहाँ पर मोस्ट टेंशनाइज जो आपका नेशन है, मतलब सबके अंदर गंभीर जो है टेंशन लेने वाला जो एरिया था वो बाल्कन एरिया था। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia,
और इसके अलावा जो है बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सभी क्या थे, इसमें थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी जो कंट्रीज़ थी इसमें क्या थी, ये जो है आपके बाल्कन्स के एरिया में आती थी। ये सारे जो है आपके जितने भी आपको देख रहे हैं, मैसेडोनिया हो गया, आपका ग्रीक हो गया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सारे जो है इसके अंडर में थी। बट क्या हुआ, A large part of the Balkans was अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जो बाल्कन एरिया का जो लार्ज एरिया है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो थे उसके अंडर में ये एरिया था। देन इसको जो है लोग स्लेव बुलाते थे। जो ये बाल्कन्स एरिया के जो लोग थे, इसमें जितने भी लोग रहते थे, ये सारी कंट्रीज़ के, मतलब ये सारे एरिया के जो लोग थे, इनको जो है स्लेव बुलाया जाता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक nationalists in Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। यहाँ पर क्या हुआ कि बाल्कन जो एरिया है उसे जो आपका ये जो रोमांटिसिज्म वाले थे, ठीक है, इसको क्या करने के लिए, मतलब कि रोमांटिसिज्म वाले जो है नेशंस के जो आइडियाज़ है उसको स्प्रेड करने के लिए ऑटोमन एम्पायर से क्या होने लगे, ऑटोमन एम्पायर जो है इसका क्या होने लगा, उसका फैलाव होने लगा। ठीक है, कि जो है हमें अपने नेशन को स्प्रेड करना है। मीन्स जो आपका बात है यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म वाले हैं उनके आइडिया और ऑटोमन एम्पायर का जो आइडिया है वो जब मिक्स होने लगा तो उनके कारण काफ़ी एक्सप्लोजिव जो है मैटर वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had shown the strengthen itself through modernization and internal reforms but with very लिटिल सक्सेस। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जो आपका ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए और जो है इंटरनल जो उसके वहाँ पे सुधार करने के लिए उसको मतलब कि मजबूत बनाना चाहा। लेकिन इसमें जो है उसको इतना ज़्यादा जो है सक्सेस नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। एक के बाद एक जो है इसकी सारी कंट्रीज़ जो है इसके हाथ से जाने लगी और सभी अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर में थे। यानी जो आपने अभी देखा ये सारे जो आपके स्लोविया, सर्बिया वगैरह जो आपके हैं, ठीक है, ये सभी जो है अलग होना स्टार्ट हो गए। तो होंगे ही बिकॉज ये सभी यूरोप में है एंड यूरोप में जो है आपका नेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका है, तो वन बाय वन तो सभी आपके अलग होंगे। The Balkans people based their claims for independence or political rights on the nationalists and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign powers. Hence, the rebellious nationalists in Balkans throw off their struggle at attempt to win back their long lost independence। यहाँ पर जो है क्या हुआ लोगों के अंदर, जैसे कि बाल्कन के जो पीपल्स थे उसने अपने इंडिपेंडेंट और पॉलिटिकल जो उनके खुद के जो राइट्स थे उस पर क्या करने लगे, उस अपने दावों को जो है वो उस पर क्या करने लगे, नेशनलिस्ट का जो है आधार बना दिए। मतलब कि हमें जो है ये पॉलिटिकल और जो है इंडिपेंडेंट मिल चुकी है तो ये हमारा जो है नेशनलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि जो हिस्ट्री है उसका यूज़ करके क्या किया, मतलब हिस्ट्री का जो है वो अलग तरीके से यूज़ किया कि ठीक है ये जो है हम इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि अपने आप को जो है फ्री डिक्लेयर कर सके। और विदेशी जो शक्ति हैं वो उन्हें जो है मतलब उसके बाद क्या हो कि विदेशी शक्तियों के उन्हें जो है अधीन कर लिया गया। जैसे कि क्या हो सारे एरिया जो है बाल्कन के धीरे धीरे जो है आपके फ्री डिक्लेयर होने लगे और विदेश वाले उसको क्या करने लगे, अपने अंडर में करने लगे। तो लास्ट में जो बाल्कन के जो आपके विद्रोही जो नेशंस थे उसने क्या किया, मतलब कि जो उसके विद्रोही नेशन थे उसने अपना एक समूह बनाया और उसके संघर्षों को क्या किया, लंबे समय से जो भी उनके पास इंडिपेंडेंट नहीं थी उसको पाने के रूप में उसको देखा कि अभी तक जो हमें इंडिपेंडेंट नहीं मिला है लेकिन अभी हमें चाहिए। तो एज द डिफरेंट स्लेविक nationalities struggles to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict।
तो क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ कि जो आपके स्लेव वाले थे, स्लेव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और इंडिपेंडेंट की जो है परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन एरिया से क्या होने लगेगा, टकराव तो होगा ही होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज क्योंकि अब जो उसके अपोजिट जाएगा तो उसके साथ टकराव होगा। देन क्या हुआ, द बाल्कन स्टेट वर फाइसली jealous of each other and each hoped to gain more territory at expense of the others. Matters were further complicated because the Balkans also became the sense of big power rivalry. यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे बाकन जो है वो एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे, ठीक है, जलने लगे कि जो हर एक जो स्टेट है वो अपने से ज़्यादा जो है अपना बाउंड्री इंक्रीज करना चाह रहा है। सभी स्टेट, अब बाल्कन के आप देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स अलग अलग थे, ठीक है, यहाँ पर सभी अलग था, स्लोविया वगैरह सभी अलग अलग थे। तो जो भी एरिया है वो अगर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसका एरिया उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जाए। जैसे अभी कोई अगर मान लीजिए ज़मीन ले लेता है, ठीक है, वो सोचता है कि थोड़ा सा और हम खरीद ले तो और हमारा जो है इंक्रीज़ हो जाए। उस समय तो कोई खरीदने वाला ऐसा काम भी नहीं था, ठीक है, जितना जिसका जो मन किया वो उतना वो अपनी बाउंड्री को इंक्रीज़ करने लगा। तो सभी जो जिससे बड़ा राज्य होते जा रहा है, स्टेट होते जाएगा, वो उससे क्या होगा, जेलस फील करेगा। देन क्या होगा कि एक राज्य जो है अपने लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एरिया को जो है अपने अंडर में करने की कोशिश करेगा। इससे क्या हुआ कि जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चला गया। और क्योंकि बाल्कन एरिया में जो है बड़ी जो है शक्तियों के बीच जो है क्या होने लगा, वहाँ पर आपकी जो है जो झगड़ा जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, वहाँ पे बड़ी शक्तियों के बीच में जो है कंपटीशन होने लगा कि अब जो है हम ये एरिया कवर करेंगे। During this period, there were intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keep on countering the hold of the other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. यहाँ पर क्या होने लगा कि अब जैसे कि सभी जो है अपने नेशन को इंक्रीज करना चाहेंगे, तो इसी समय जो है यूरोप में क्या होने लगा कि जो पावर्स के बीच में जो आपके जो व्यापारी हैं और इसके अलावा जो बहुत सारे जो आर्मीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ सोल्जर्स वगैरह हैं, उनके सभी के बीच में क्या होने लगी, जो है कंपटीशन होने लगा, ठीक है, उनके बीच में भी जो है मतलब कि एक तरह का क्या होने लगा, वहाँ पर जो है झगड़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से बाल्कन जो है अपने एरिया को बढ़ाने लगा तो उसमें यह जो है कंपटीशन सामने आई। उसी टाइप से जो आपकी जो है यहाँ पे रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी की तरह जो है ऑस्ट्रो हंगरी की हर तरह जो है ताकत जो है वो बाल्कन पर जो है अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके जो इसके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। जैसे अब क्या है कि बाल्कन एरिया अब छोटा हो गया, ठीक है, अब क्योंकि सब ब्रेक हो चुका है तो सारी कंट्रीज़ जो है जैसे यही रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह सोचते हैं कि चाहे हम भी बाल्कन पर अपना जो है कब्जा करने लगे, ठीक है। तो सभी सोचने लगे कि जाकर हम जो है अब जैसे अभी है कि 10 लोग हैं, ठीक है, उनको कोई नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन वही अगर अकेला होगा तो उसको और भी लोग कुछ ना कुछ जो है या फिर जो भी चोर गुंडे हैं उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही हाल बाल्कन के साथ हुआ, क्योंकि उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा, वो अपना एक एक नेशन अपना जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगा। तो अब जो कमज़ोर एरिया थे उस एरिया पर जो है और जो पावरफुल एरियाज़ हैं जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी वगैरह क्या करने लगे, पर अटैक करने लगे और चाहने लगे कि हम भी जाकर के वहाँ पर अपने इफेक्ट को शो करें और वो एरिया हमारे कंट्रोल में आ जाए। इन्हीं सब का रीज़न जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए हुआ था कि लोगों के सारे जो पूरा वर्ल्ड है वो आपस में जो है झगड़े पे आ गया था, सभी में आपस में लड़ाई होने लगी इस बात को लेकर के कि हमें जो है इस नेशन को चाहिए, हमें इस नेशन को चाहिए, और सभी आपस में जो है वो पूरे नेशंस आपस में क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे। देन यहाँ पर जो है ये आपका जो है मैप दिखाया गया है जिसमें ये ब्रिटिश एम्पायर के बारे में दिखाया गया है। मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं आप, वहाँ पर उसके ऊपर शो कर रहे हैं एंजल्स वगैरह, ठीक है, ये सभी जो है ये शो कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश है उसके अंडर में ये सारी कंट्रीज आ गई हैं, ये जो फिगर है ये शो कर रहा है। देन नेशनलिज्म एम्प्लाइड अलाइन द विथ इम्पीरियलिज्म, ठीक है, लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914।
क्या हुआ कि जो आपका इम्पीरियलिज्म है उससे जो जुड़कर जो है नेशनलिज्म जो है 1914 में क्या होने लगा, एक बहुत ज़्यादा जो है यहाँ डिज़ास्टर की ओर जो है मूव होने लगा। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिज्म का जो मतलब है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अब वो इम्पीरियलिज्म बन गया है, अब वो एक तरह का यूरोप का डिज़ास्टर का फॉर्म लेने लगा। ठीक है, वहाँ पर अब एक तरह की डिज़ास्टर स्टार्ट हो जाएगी। देन क्या हुआ, बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity formed in conformation with imperialism. क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे 1914 में क्या हुआ, सब ठीक है, जो नेशनलिज्म है उसका रीज़न ही चेंज हो गया, वो इम्पीरियलिज्म बन चुका है, यानी सबको अपनी कंट्री को स्प्रेड करना है, आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, नेशन की बाउंड्री इंक्रीज़ करनी है। लेकिन 19th सेंचुरी के जो बीच में, ठीक है, मेन वाइल में क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उसने क्या किया, उसने जो है वहाँ पर कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और हर तरफ जो भी आपका एम्पायर है, ठीक है, वो उसके विरोधी जो है वो वहाँ पर क्या होने लगा, वहाँ पर जो है उसके अगेंस्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि एट लास्ट में वे सभी क्या होने लगे, एक मतलब कि उसके अंदर जो है सब जैसे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो फिनिश हो गई। ठीक है, सभी जो अपना इम्पीरियलिज्म की ओर जो है वो बढ़ने लगे। लेकिन ये जो नेशनलिस्ट वाले थे ये चीज़ सोच रहे थे कि जो है हमारे अंदर अभी भी जो है नेशनलिज्म है। ठीक है, तो उसी को जो है मन में ले करके आइडिया को ये जो है इम्पीरियलिज्म को जो है अपने मन में लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में सबके अंदर क्या हुआ कि एट लास्ट में यहाँ पर बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू द एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। यहाँ पे लेकिन लास्ट में यही रिजल्ट आया कि जो नेशंस थे, स्टेट्स थे, उसको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और सभी का जो बिहेव है, मतलब सभी का जो स्वभाव है उसे जो है वो मतलब नेचुरल और यूनिवर्सल के फॉर्म में जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यानी कि जो है यहाँ से जो है नेशनलिस्ट जो है वो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से जो है नेशनलिज्म जो है वो इम्पीरियलिज्म बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अभी तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और वीडियो मैंने डाला था, इस पूरे चैप्टर का है। ठीक है, अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो आप उस पर जो है उस वीडियो को देख लीजिए। वो कन्फर्म मैं कहती हूँ पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।